हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। देखिए सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम यहाँ पर जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम सीडीपी पोर्शन को इसमें कवर करने वाले हैं। ये जो एग्जाम है जो आप देख रहे हो, ये पेपर है आपका 2016 का। जी हाँ, 21/2/2016 को जो है ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, तो उसी को हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम सीडीपी का जो पोर्सन है, जो पार्ट है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है आपका, जो इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सीडीपी से लिए जाएंगे और ईवीएस वगैरह भी आपके 30 मार्क्स के जो है क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 5th की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 30 क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, निर्देश इसमें दिया गया है, सही या सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा जो है के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए सीटेट जो है बेस्ट ऑप्शन के लिए जो है माना जाता है, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है हमें एग्जाम में बिल्कुल सही नजर आते हैं, लेकिन उनमें से कहीं ना कहीं एक जो ऑप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सटीक होता है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है उसको सही माना जाता है। तो पहला है, समस्या है, संसाधन है, बाधा या परेशानी। तो अधिकांश कक्षाएं क्योंकि बहुभाषी होती हैं तो शिक्षक के द्वारा उसे जो है समस्या नहीं, बाधा नहीं, परेशानी नहीं, संसाधन के रूप में माना जाता है। यानी कि जो 2 नंबर का जो है आपका ऑप्शन संसाधन जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए समस्या, बाधा, परेशानी तीनों ही निगेटिव वर्ड है, तो तीनों ही आपके जो है गलत आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ जो है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए या बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। तो पहले तो इनमें निगेटिव आप देख लीजिएगा कि निगेटिव क्या है। देखिए असफलता आपकी निगेटिव है, ठीक है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कठोरता भी आपकी निगेटिव है। अब है बच्चों को कमजोर, ये भी आपका गलत है। तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका, यानी कि बच्चों उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ये वर्ड मिले, सक्रिय ज्ञान निर्माता, ठीक है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक, ये दोनों ही वर्ड जो है बता देते हैं कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है। पहले पैवलोव है या फिर यूंग है या फिर पियाजे है या फिर स्किनर। तो देखिए सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पियाजे। पियाजे ने ही जो है ये जो है संज्ञा दी है, ये सिद्धांत की रचना पियाजे ने की है। तो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। फोर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए इसमें जो है जहाँ भी बच्चों के अगर बारे में हम बात करें तो बच्चों को इसमें देखिए भगवान मान लिया जाता है। बच्चों को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जहाँ बेस्ट ऑप्शन मिलेगा बच्चों के बारे में, सबसे जो सटीक आंसर मिलेगा उसी को जो हम यहाँ पर जो है सोल्व करने वाले हैं। तो बाल केंद्रित, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा। तो इसमें बच्चों की जो अभिव्यक्ति होगी और उनकी सक्रिय भागीदारी, बच्चों को एक्टिव होना है। बच्चों को किसी भी तरीके से हम रखें, उसको एक्टिव ही हमें रखना है। तो जहाँ पर बच्चों की अभिव्यक्ति की बात होगी और उसकी जो एक्टिवनेस की बात होगी, उसकी जो भागीदारी की बात होगी, जहाँ पर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, तो वही जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 2 जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, या फिर उस पर एक भाषण देकर, देखिए भाषण तो हमें देना ही नहीं है, ठीक है, ओरली हो जाता है, भाषण हमें नहीं देना है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर या फिर प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो देखिए जो आपका जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक जो बच्चों की जो वो सहायता करता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले कार्य को छोटे हिस्सों में बांटेंगे और बाद में उनको जो है निर्देश हम लिख कर उसको जो है बताएंगे। तो थर्ड जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो एक प्रभावी आकलन युक्ति है या फिर समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करता है और ज्ञान का जो है पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए
समस्यात्मक है इसमें देखिए आया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख लेना है पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ऐसा नहीं है कि समस्यात्मक आया है तो केवल यही जो हमारा आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना, यानी कि उनसे यह उम्मीद लगाना कि वे ज्ञान को जो है ठीक उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे, यानी कि वो दोबारा से उसी तरह से जो है हमें बताएंगे, सिखाएंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया, जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसी रूप से जो है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो है एक कैसा जो है आकलन है, क्या ये एक प्रभावी आकलन है या फिर समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। देखिए हम भी जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ है, हमने सीखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हम आपको नहीं पढ़ा पाते। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने सीखा है ठीक वैसे ही ज्यों का त्यों जो है हम उसको जो है आपको उत्पादित कर सकें या बता सकें। थर्ड ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, या फिर अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो देखिए सरल नहीं है, ये जो है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का त्यों पुनः उत्पादित वो नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्तियों की जो है प्रॉब्लम होती है, वो उनको जो का त्यों जो है पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का जो है अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का जो वक्र है, देखिए सीखने के वक्र से जो है क्वेश्चन हमेशा जो पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, तो क्या वो स्थिर रहता है या वो अवनत होता है या फिर समान रहता है या फिर बेहतर होता है। तो देखिए शिक्षार्थी को अगर हम समूह में सिखाएंगे, किस में सिखाएंगे, अगर हम ग्रुप में जो है सिखाए जा रहे हैं या फिर समूह में हम सिखा रहे हैं, तो किसी समस्या पर चर्चा करने का उसको जो है अवसर दिया जा रहा है, चांस उसको जो है मिल रहा है, तो सीखने का वर्क कैसा होगा, बेहतर होगा, है ना। कैसा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, नहीं बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फोर्थ जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्यक्ति की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, ठीक है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। देखिए जो विकास की गति है, जो सीखने की गति है, जो डेवलपमेंट की जो गति है, वो एक व्यक्ति की अलग होती है जबकि दूसरे की अलग होती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। तो किंतु यह एक क्या होती है, नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का, देखिए अव्यवस्थित या फिर अप्रत्याशित या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित या फिर एड़ी से चोटी का। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। कैसी होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए इनमें से जो सबसे सटीक जो आंसर है कौन सा जो है सबसे सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह, या फिर विकास एक भूमिका का निर्वाह करता है, या फिर विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखिए सबसे सटीक आंसर है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में देखिए भिन्नता तो होती है ना, सब तो एक जैसे नहीं होती है, चाहे रूप हो, चाहे रंग हो, चाहे उनकी जो एबिलिटी हो, तो सब जो है भिन्न होते हैं। तो जन्मजात विशेषताओं के कारण भिन्न होते हैं, या फिर वंशानुक्रम वातावरण के बीच जो भी अनन्य क्रिया के कारण वो भिन्न होते हैं, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण वो एक होते हैं, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण। तो देखिए वंश जहाँ भी आपको मिले वंशानुक्रम और वातावरण, ये जो टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमेशा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, स्टडीज की अच्छे से कर लीजिएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण भी जो है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता जो है मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका है। तो देखिए बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका, परिवार जो है वो कैसी भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, या फिर गौण, या फिर कम महत्वपूर्ण। तो देखिए समाजीकरण में जो बच्चे की समाजीकरण होता है तो परिवार उसमें जो है मुख्य भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका। देखिए सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने परिवार में ही होता है, अपने, ऐसा नहीं है कि वो पहले अपने जो है जो पड़ोसी हैं उनके पास चला जाएगा, या हम उसको जो है स्कूल्स में पहले जो है भेजेंगे। सबसे पहले जो है बच्चा कहाँ पर जाता है, तो बच्चा जाता है सबसे पहले जो परिवार होता है उसमें, तो ये एक मुख्य जो है भूमिका यहाँ पर निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो देखिए जो सही मिलान वाला जोड़ा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा है, तो वो अनुकरण, प्रारंभ या फिर कल्पना परक खेल, या फिर शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग करेगा और अनुमान लगाने में सक्षम होगा, ठीक है। एक मिनट जरा मैं इसको ऑफ ही कर देती हूँ वरना तो आप लोग परेशान हो जाओगे, सॉरी। चलिए
शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाएगा, या फिर पूर्व सक्रियात्मक बच्चा जब होगा तो वो निम्नात्मक विचार जो है करेगा, या फिर मूर्त सक्रियात्मक जो बच्चा होगा वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो मूर्त सक्रियात्मक बच्चा होता है, तो देखिए ये जो सारी अवस्था है आपकी वो जीन पियाजे के द्वारा जो है बताई गई है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, ये जो है इसका जो है टाइम पीरियड है। मूर्त सकारात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य जो है हो जाता है, तो यही जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को जो है प्रदर्शित कर रही है? क्या वह अहम केंद्रित चिंतन कर रही है, या फिर कार्यकरण को वो प्रदर्शित कर रही है, या फिर विपर्य चिंतन को, या फिर प्रतीकात्मक विचार को? तो देखिए वह जो है इसमें कार्यकरण, क्योंकि देखिए धूप में कपड़े सुखा रही है ना, तो वो कार्यकरण को जो है इसमें शो कर रही है, यानी कि प्रदर्शित कर रही है। तो कार्यकरण यानी कि सेकंड जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। देखिए किस किस में भिन्न होता है और बजाय के, तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आकार में या फिर मूर्तपरकता में, या फिर प्रकार में या मात्रा में, या फिर आकार में या किस में, या फिर मात्रा में या फिर प्रकार में। तो देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से जो है प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही हो जाएगा, प्रकार और मात्रा में, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो इसमें उदाहरण देखना है जो कि एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तो देखिए जहाँ पर भाषण होगा वो तो आपका ऑप्शन होना ही नहीं है, ठीक है, ये जो 100% गलत ही है, भाषण नहीं दिया जाएगा, यानी कि ओरली जहाँ पर बच्चों को समझाया जाता है वो जो है उसमें बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं, विद्यार्थी उसमें जो है प्रतिभाग अच्छे से नहीं करते हैं। सेकंड है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना, यानी कि जो प्रश्न पूछने का बढ़ावा तो आप दे नहीं रहे हो बल्कि उसको जो है स्पष्टीकरण जो है दे रहे हो, तो क्या ये एक सही जो है प्रोसेस है? तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। थर्ड है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, कैसे कैसे? मूर्त भी और अमूर्त भी दोनों प्रकार के, उनको क्या करना? उपहार देना, तो ये भी ठीक से लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछना, तो ये जो है आपका सबसे जो है राइट ऑप्शन है 4, क्योंकि बच्चों को अनुमोदन भी देना और संकेत भी देना, उन्हें समझाना भी है और संकेत भी, इशारा भी उसे देना है। और जो नाजुक स्थिति है, यानी कि बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, वो बता रहा है, लेकिन कहीं जो है वो अटक रहा है, तो उसको हमें हेल्प करनी है। नाजुक स्थिति में उनसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए और इस तरह से हमें उनको मोटिवेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो देखिए बाइगोत्स्की और जो आपके जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। तो बाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है कैसे सीखते हैं? परिपक्व होने से, या फिर अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए जहाँ पर भी आपकी जो परस्पर क्रिया आएगी, एक्टिवनेस जो है बच्चों की आएगी, वही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, देखिए परस्पर क्रिया इसमें हो रही है, तो यही आपका जो है राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए। कोलबर्ग ने, देखिए अब जो कोलबर्ग है वो भी जो है इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, चाहे वो टेट हो चाहे वो सीटेट हो, इंपॉर्टेंट है कोलबर्ग। तो शारीरिक विकास के चरण दिए थे उन्होंने, या फिर संवेगात्मक विकास के चरण, या फिर नैतिक विकास के चरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास के। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए जीन पियाजे जो है फेवरेट हो जाते हैं, लेकिन जो कोलबर्ग हैं उन्होंने जो है नैतिक विकास के जो है चरण यहाँ पर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो देख लेते हैं कौन सी स्थिति है। पहला है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो पाठ्य पुस्तक एकमात्र यहाँ पर आया है, हमें वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं, जो टैग वर्ड्स हैं सीटेट के लिए, उसको भी हमें देखते चलना है। फिर है आपका एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं। अब देखिए ग्रुप में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं विद्यार्थी, और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ठीक है। थर्ड है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों के बाहर शिक्षिका द्वारा दिए जाने पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है, केवल लिखा देते हैं और याद करा देते हैं। तो देखिए 18 का जो 18 है आपका, 18 का जो है सबसे सटीक जो आंसर होगा वो है एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी जो है समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बार से, यानी कि वो सभी के पास जा रही है, प्रत्येक समूह में वो जा रही है और वो वहाँ पर सिखा रही है। सेकंड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, बुद्धि है। तो देखिए बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर एक विशिष्ट योग्यता है, या फिर सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो देखिए बुद्धि जो है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर का देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या महत्वपूर्ण है, या फिर अति संवेदनशील है, या फिर निरपेक्ष है,
या फिर कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील होता है। कैसा होता है? अति संवेदनशील। यानी कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका जो 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए पहला जो ऑप्शन था अमहत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण होता है कि एक अमहत्वपूर्ण होता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कम महत्वपूर्ण ये भी गलत है। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, निरपेक्ष और अति संवेदन। देखिए एक संवेदनशील होता है, एक अति संवेदनशील होता है, लेकिन यहाँ पर भाषा विकास के प्रारंभिक बचपन की बात हो रही है, तो प्रारंभिक बचपन में तो अति संवेदनशील होता है ना। तो 20 का जो है दूसरा नंबर यानी कि जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। कि आपको क्या बनना है? लड़के बनना है, लड़के बनो, लड़कियों की तरह से व्यवहार मत करो। यह एक प्रकार की क्या है? टिप्पणी है। तो इसमें देखिए लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण हो रहा है, या फिर लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या फिर लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, या फिर जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो जहाँ भी आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पर जो है क्या हो रहा है? भेदभाव की जो है रूढ़िबद्ध धारणा जो है इसमें प्रकट हो रही है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा, ये ही जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा, यानी कि 21 का 2 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये लिंगवाद से जो है आपसे लिया गया है, क्योंकि लिंगवाद के ऊपर भी जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आकलन देख लेते हैं। 22 है आपका आकलन, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। देखिए सक्रिय आया हुआ है यहाँ पर। सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। सीखने में सुधार का जो है एक तरीका है, या फिर बच्चों को लेवल करने यानी कि नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो आकलन हम किस लिए करते हैं? क्यों इसकी आवश्यकता होती है? क्यों ये जरूरी होता है? तो सीखने में सुधार का जो है केवल एक तरीका है, इसलिए हम इसको आकलन करते हैं। हमें पता लग जाता है कौन सा बच्चा जो है कितना सीख पा रहा है, किस मेथड से जो है वह सीख पा रहा है, कितने उसमें जो है प्रोग्रेस हो रही है, इंप्रूव उसमें हो रहा है। तो सीखने में सुधार का जो एक तरीका है इसको हम आकलन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए वर्ड है आपका समावेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, यह है एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम उनको ये बोल दें कि कुछ बच्चे जो है कुछ सीख ही नहीं सकते। ठीक है। सेकंड है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए समान शिक्षा एक पॉजिटिव वर्ड है। थर्ड है, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर की विशेष उपहार हैं। या फिर फोर्थ है आपका, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों को कभी भी अलग किया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि समावेशन की यहाँ पर बात हो रही है। समावेशन का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को एक साथ जो है लेकर के चलना है, एक साथ जो है उनको सिखाना है, उनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। तो देखिए केवल यही सोच के हम नहीं छोड़ सकते हैं कि बच्चे जो है ईश्वर का जो है विशेष उपहार है। तो इसमें जो है बेस्ट ऑप्शन जो है आपका, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्या प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का जो है अधिकार है, यानी कि जो 2 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। देखिए अलग तो बिठाना नहीं है ना, एक साथ लेकर के चलना बच्चों, उन पर ध्यान न दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टीचर को तो ध्यान देना ही है। फिर उन्हें बहुत सा लिखित कार्य, अब बहुत ज़्यादा उनको जो है हार्ड वर्क आपने करने के लिए दे दिया, रिटर्न वर्क उनको दे दिया, ये भी अच्छा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, उनके बारे में अधिक जानकारी हमें जुटानी प्रयास करना है और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल हमें करना है। ठीक है, जो वंचित वर्ग है उन्हें हमें सबको एक साथ लाना है, उन पर भी इम्प्रूव करना है, मेहनत हमें करनी है, उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में जानकारी जुटानी है, प्रयास करना है कि उन्हें भी हम कक्षा में होने वाली चर्चाओं में जो है शामिल करें, यानी कि उन्हें एक्टिव हमें बनाना है। तो 24 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? देखिए एक है अधिगम, एक है आपकी निर्योग्यता। एक योग्यता होती है, एक होती है निर्योग्यता। तो कौन सा जो है अपमानजनक व्यवहार क्या इसकी पहचान कराएगा? या फिर वी को डी, वाज को सा, N21 को 12 लिखना, या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, या फिर मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड का जो है स्विंग्स होना। तो 25 में जो है आपका जो है सही आंसर हो जाएगा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी कि मूड स्विंग्स। ठीक है, यही जो है अधिगम निर्योग्यता की पहचान जो है कराता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या कर सकता है? देख सकता है,
तो उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो आंशिक रूप से देख पा रहा है, क्योंकि वह उसे किसी काम नहीं आने वाली है, या फिर उसे अलग संस्थान, देखिए उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है। उसे अलग संस्थान में अलग भी नहीं डालना है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में। अब दो ऑप्शन आपके पास है, तो देखिए इसमें जो है उन्हें जो है विद्यालय में ही हमें रखना है, उनको हमें अलग भी नहीं करना, ठीक है ना। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका सही होने वाला है, सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, सीखना क्या है। तो देखिए सीखना है क्या, क्या सीखना जो है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित तो होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। क्षीण संबंध रखता है, ये भी नहीं होगा, सॉरी, क्षीण संबंध रखता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ये भी नहीं है, क्योंकि संवेगों से स्वतंत्र तो वो हो ही नहीं सकता, चेंजेस तो उसमें होंगे। थर्ड जो है आपका सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रभावित नहीं होता ये भी आपका गलत है, यानी कि 27 का थर्ड जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है क्या, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखो बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए बच्चों को हतोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है ना, बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये तो यही गलत हो गया। और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, ये गलत है। व्याख्यान के रूप में, अब हमें व्याख्या भी नहीं देनी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या, फिर से देखो व्याख्या आ गई है ना, व्याख्या देनी चाहिए, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। ताकि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो देखिए इसमें जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ जो है चर्चा, देखिए चर्चा भी हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है ना, चर्चा भी हो रही है। तो देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो देखिए सक्रियबद्धता, सक्रिय यानी कि एक्टिवनेस यहाँ पर जो है दिखाई जा रही है। तो सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना नहीं होगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। देखिए अगर जांच पड़ताल करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और वाद विवाद में भी जो बच्चे एक्टिव रहेंगे, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन थर्ड हम लोग देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, ये नहीं होगा। याद करना और प्रत्यस्मरण और सुनाना, सब कुछ जो है बच्चों पे डिपेंड है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका जो है राइट ऑप्शन है। देखिए हमें राइट से राइट ऑप्शन जो है देखना है। ऐसा तो होता है कि 2 या 3 ऑप्शन आपको सही दिखाई दे, लेकिन उन दोनों तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो अच्छा है, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देख लेना है। तो राइट जो ऑप्शन होगा 29 का 2 हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, बढ़ आया है आपका सृजनशील, जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, प्रेशराइज नहीं करना है, अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए, अभी शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये भी नहीं होगा। 2 तो आपके ऑप्शन खत्म हो गए हैं, 2 आपके पास बचे हैं। तो जब भी हम कभी कुछ सीखते हैं या कुछ करते हैं, तो जब हमें अपने आप में, यानी कि उस काम में अगर हम इंटरेस्टेड हैं, अगर हमें रुचि है, तभी तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। केवल ये तो है नहीं कि हमें पुरस्कार मिलेगा केवल उसी लिए। देखिए हम तब भी अच्छा करते हैं जब हमें पुरस्कार मिलता है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो है हम कब करते हैं, जब हमें उसमें रुचि होती है। तो अपनी रुचि से जो वो करेंगे तो वो जो है सर्वाधिक सृजनशील जो है होती हैं, ठीक है ना। तो 30 का 2 ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके CDP के जो 30 क्वेश्चन थे जो आज हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। EVS की जो है मैं जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कराने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।